नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रबोध गौड़ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नया लेकर। कल के लेक्चर में हमने बात करी थी कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स को हम समझ सकते हैं सिंपल भाषा में। हमने बाजार की परिभाषा समझी कि मार्केट क्या होते हैं, मार्केट कितने तरीके के होते हैं और किस तरीके से मार्केट को हम आगे कैप्चर कर सकते हैं और इकोनॉमी से जोड़कर देख सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे, कल के ही मार्केट को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि मार्केट में जो होता है कि हमने बताया मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। उसी मार्केट में अब हम इसको दूसरे एंगल से सोचेंगे कि उस मार्केट का अगर एग्जाम में कर्व आएगा पहचानने के लिए, तो कर्व आप कैसे पहचानेंगे। ठीक, साथ ही साथ मैं डिटेल जो होगा अपने अगले वीडियो में शेयर कर दूंगा। सिर्फ मैं कर्व को और कर्व की खास बातें जो अभी तक एग्जाम में पूछी गई हैं उस बात को आपको बताऊंगा, ये उम्मीद करके कि आपको इन डिटेल आपको आती है और आप उसको छांट लेंगे। तो आज हम जो बात करेंगे, कल वाले सेशन को ही आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे डिमांड एनालिसिस एंड यूटिलिटी एनालिसिस की, कि किसी भी मार्केट के हिसाब से, मार्केट कंडीशन के हिसाब से डिमांड को और यूटिलिटी को किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि समय से अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए बात करते हैं डिमांड एनालिसिस एंड यूटिलिटी की। देखिए यहाँ पर बहुत छोटी सी बात मैं आपको समझा दूं कि डिमांड और यूटिलिटी एनालिसिस क्या चीज है। देखिए, डिमांड का मतलब होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट या कमोडिटी जिसकी जरूरत है, और जरूरत के हिसाब से जब हम उसको यूटिलाइजेशन और उसका एनालिसिस करते हैं कि हम प्राइस के बेस पर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, फैशन के बेस पर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, वैल्यू के बेस पर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये डिमांड एनालिसिस से थोड़ा सा हल्के हो जाता है। इसको कहते हैं यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, अब यूटिलिटी और डिमांड एनालिसिस में हमने जो कल कर्व की बात करी थी, उसी कर्व को हम बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा कर्व है, ये पहचानने के लिए आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक, तो आपको मैं बता दूं कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन हमने आपको बता दिया था कि परफेक्ट कंपटीशन का कर्व जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये इक्विलिब्रियम कर्व कहलाता है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कर्व के बाद जब यहाँ पे ये एक रेशियो सेम हो जाता है तो ये फ्लैट या डिमांड कर्व कहलाता है। यहाँ पे एस जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एस जो है सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए आप इस कर्व की विशेष बातें मैं आपको रैपिड रिवाइज कराऊंगा, ये उम्मीद करके कि डिटेल्स आपको ऑलरेडी 12th क्लास में, आपके ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में बताई जा चुकी होगी। इस कर्व को कहते हैं हमेशा परफेक्ट कंपटीशन के DDSS कर्व। नोट कर लीजिए, DDSS कर्व। हमेशा इसमें कांस्टेंट प्राइस होता है। कांस्टेंट प्राइस के ये मोटी मोटी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, इनको डायरेक्ट आप नोट कर लीजिए। कांस्टेंट प्राइस होता है प्राइस डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन सप्लाई एंड डिमांड, कि आपका कांस्टेंट प्राइस होने की वजह से जो प्राइस डायरेक्ट इंपैक्ट करता है वो इंपैक्ट करता है सप्लाई और डिमांड की वजह से। रेवेन्यू स्टेट ड्यू टू प्राइस कांस्टेंट। इसमें हमेशा जो मार्केट में होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, रेवेन्यू जो होता है, अर्निंग होती है, वो स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसीलिए ये रेखा जो आती है हमारी वो सीधी रेखा में आती है। तो इसमें डिटेल में समझने के लिए बेहतर रहेगा कि हम सिर्फ उन बातों को फोकस करें जो अभी तक यूजीसी नेट में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद करूंगा कि ये कर्व आपको पहचानवा दिया मैंने कि परफेक्ट कंपटीशन का कर्व इस तरीके से होता है, क्रॉस होता है। और जब हम प्राइस के बेस पर बात करते हैं, प्राइस कांस्टेंट के बेस पर बात करते हैं, तो ये फ्लैट कर्व हो जाता है। दूसरे की बात करते हैं हम कर्व इन मोनोपोली। कर्व मोनोपोली में ये इस तरीके का उल्टा कर्व बनाया गया है। ठीक है, उल्टा कर्व कहलाता है। क्या होता है इसमें, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रिप्रेजेंट टू। हमेशा ध्यान रखिए कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मोनोपोली को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा ध्यान रखिए कि मोनोपोली को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है कि मोनोपोलिस्टिक पहले से ही है मार्केट, लेकिन प्राइस को गिराकर डिमांड को बढ़ाने की बात करी गई है। यहाँ पर ये प्राइस आप देखेंगे, ये P है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका आपका क्वांटिटी दी गई है, तो प्राइस को घटाते चले जाएंगे और डिमांड को बढ़ाते चले जाएंगे इस कर्व में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन में पूछी गई है वो पूछी गई है, अंटिल प्राइस ऑफ कमोडिटी स्लो डाउन वी कैन नॉट इंक्रीज डिमांड। क्यों करते हैं कि जब हम, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब मोनोपोली है मार्केट में तो प्राइस को क्यों घटाएंगे। मोनोपोली मार्केट में है, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि मोनोपोली किस वजह से है। मोनोपोली प्राइस की वजह से है,
तो प्राइस को जब तक कमोडिटी के हम गिराएंगे नहीं, तब तक हम मार्केट में डिमांड को इंक्रीज नहीं कर सकते। मैंने बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल यहां पे लिया हुआ है। देखिए, आपने 2017 से पहले देखा मार्केट में एयरटेल भी था, आइडिया भी था, लेकिन जियो ने क्या करा, जियो ने प्राइस को गिराया, एकदम से डेटा के प्राइस को गिराया, और गिराने के बाद आप देखिए कि पूरे मार्केट में आज इसकी मोनोपोली बन चुकी है। दूसरी कंपनियां सरवाइव करने के लिए तरस रही हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, जब MC इक्वल टू AC, ठीक है, तो कट करता है, वहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये यहाँ पे देखिए कि मार्जिन, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी मैंने 4-5 दिन पहले आपको सॉल्व भी कराया था। MC इक्वल टू AC किस कंडीशन में होता है? मोनोपोली कंडीशन में होता है। नोट कर लीजिए ये मोटी मोटी बातें, ठीक है। MC इक्वल टू AC मोनोपोली कंडीशन में होगा, और उस कंडीशन में क्या कहा जाएगा कि जहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होता है। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ कि जब एडिशनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाती है, जब एडिशनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाती है, यानी कि मैंने जो चीज इसमें थोड़ी सी महंगी भी लगी और वो मेरे एवरेज में निकल आई, तो ये हमेशा MC इक्वल टू AC कंडीशन कहलाती है। यानी कि अगर वो थोड़ा सा मैंने एडिशन करा, लेकिन वो एडिशन एवरेज कॉस्ट में मेरे मीट आउट हो गया, तो ये कर्व MC इक्वल टू AC कर्व कहलाएगा, और ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कर्व कहलाता है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग नोट करते चल रहे होंगे। अब अगले कर्व की बात करते हैं, कर्व इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो कर्व होता है ये भी डाउन स्लोपिंग होता है, लेकिन इस कर्व में दो खास बातें होती है। इसमें सेमी सर्कल अपवार्ड होता है, ठीक है। इस कर्व को नाम कहते हैं स्लांट कर्व। नोट कर लीजिए कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो कर्व पूछा जाता है वो स्लांट कर्व होता है, या कॉस्ट कर्व भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या चीज कहलाई आपकी? स्लांट कंडीशन कहलाती है। ये जो आपके ओवल सेमी सर्कल देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्लांट, ठीक है, इसको स्लांट कर्व कहते हैं। और ये जो कंडीशन है LRMC, LRAC, ये कल मैंने आपको पढ़ाया था कि लॉन्ग रेंज जो हम कॉस्ट देखते हैं, लॉन्ग रेंज रेवेन्यू देखते हैं, तो लॉन्ग रेंज रेवेन्यू और लॉन्ग रेंज कॉस्ट के हिसाब से इसको स्लांटिंग कंडीशन भी बोली जाती है, ठीक है। इसको AR और MR कर्व बोलते हैं। ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है, AR और MR कर्व कौन सा होता है? AR और MR कर्व आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कर्व होता है। इससे पहला जो कर्व मैंने आपको बताया यहां पर, MC इक्वल टू AC कर्व मोनोपोली कर्व कहलाता है, ठीक है। MC इक्वल टू AC कर्व मोनोपोली कर्व कहलाता है, और AR इक्वल टू MR कर्व, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका मोनोपोलिस्टिक कर्व कहलाता है। अब इसमें एक चीज क्या होती है, हमेशा ये लॉन्ग रन बिहेवियर को शो करता है और शॉर्ट रन बिहेवियर को शो करता है। ध्यान रखिएगा, लॉन्ग रन बिहेवियर और शॉर्ट रन बिहेवियर जो डिपेंड करेगा वो कॉस्ट पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा, और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और फैशन पे डिपेंड करेगा। नोट कर लीजिए कि लॉन्ग रन बिहेवियर और शॉर्ट रन बिहेवियर जो डिपेंड करेगा, स्लांटिंग कब होती है? स्लांटिंग तब होती है जब फैशन चेंज हो रहा है। आज मैं आपसे कहूं कि अमिताभ बच्चन की जंजीर वाली कट वाली पैंट बेल बॉटम आज आप पहन लीजिए, ठीक है, आप नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं पहनेंगे? क्योंकि फैशन चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये कर्व जो होगा स्लांट शो करेगा। आप किसी भी चीज की कीमत, सपोज करिए कि हीरे की कीमत या सोने की कीमत उनकी महंगाई से होती है। अगर वो उनकी कीमत आलू टमाटर के भाव में बेच दिया जाए, तो सोने और चांदी की कीमत या हीरे की कीमत, फिर वो उसकी जो कीमत है, वो प्रेस्टीज है, वो गिर जाएगी। तो ये इसी चीज को शो करता है कि लॉन्ग रन बिहेवियर और शॉर्ट रन बिहेवियर किससे पैदा होता है? लॉन्ग रन और शॉर्ट रन उसके प्रोडक्शन से बिहेवियर पैदा होता है, कॉस्ट से पैदा होता है, उसके फैशन से पैदा होता है, उसकी डिमांड से पैदा होता है। अगली बात आती है यहां पर कि कर्व इन ओलिगोपोली कंपटीशन। ओलिगोपोली कंपटीशन का ये ग्राफ जो मैंने लिया है यहां पर, ये पूछा गया है, इसको किंग्ड बोलते हैं, इसको किंग्ड कर्व बोलते हैं। ये किंग्ड कर्व क्या होता है कि जब प्राइस एंड फीचर के बीच में फाइट्स होने लगे, ठीक है, जब प्राइस और फीचर्स के बीच में फाइटिंग होने लगे, तो हमेशा कर्व क्या हो जाता है? किंग्ड हो जाता है। किंग्ड का मतलब होता है, ये आप थोड़ी सी झोपड़ी की नोक की तरह उठा हुआ देख रहे होंगे, तो ठीक है। तो यानी कि जब प्राइस और क्वांटिटी में, कई बार क्या हो जाता है, प्राइस पर वॉर होती है, कई बार क्या हो जाती है, प्राइस वॉर खत्म होकर क्वांटिटी, ठीक है, पर बार होने लगती है कि इतने प्राइस में मुझे कितनी मिल रही है। और कई बार क्या हो जाता है कि क्वांटिटी के साथ हमें क्या मिलता है? क्वालिटी। क्वालिटी जब फीचर्स की बात होने लगती है, तो उतना ही ये किंग्ड होता चला जाएगा, नुकीला होता चला जाएगा। किंग्ड का मतलब है नुकीला होता चला जाएगा। यहां पर जैसे आप देख सकते हैं
यहां पर मैं आपको बता दूं कि जितना हम फीचर्स की तरफ डिमांड करेंगे तो उतना ही ये जो चीज है ना ये किंग्ड कहलाती है इसकी, ठीक है, ये किंग्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किंग्ड कर्व की कंडीशंस क्या होती हैं। हमेशा ध्यान रखिए, बहुत शॉर्ट में आपको फटाफट क्विक रिवाइज करने वाले पॉइंट्स में दे रहा हूं क्योंकि इतना डिटेल पढ़ाने का समय नहीं है। कि आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आइडेंटिफाई द किंग्ड कर्व, तो हमेशा नोट कर लीजिए कि किंग कर्व नोन एज ओलिगोपोली कंपटीशन कर्व, ठीक है। और किंग का मतलब होता है जो पॉइंटेड सिरा है। पॉइंटेड सिरा कब बनेगा? जब प्राइस और फीचर की फाइट होने लगेगी। सपोज करिए कि कोई भी अच्छे फीचर्स कम प्राइस में या कोई भी बहुत अच्छे फीचर जब महंगे प्राइस में, ठीक है, तो दो कंडीशन अलग अलग आ जाएंगी, उसी कंडीशन में ये किंग कर्व मिलता चला जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखिए व्हेन प्राइस अफेक्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, प्राइस अफेक्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग व्हेन फीचर अफेक्ट स्टेट किंकिंग, ठीक है। प्राइस हमेशा इसको डाउनवर्ड स्लोप करता है, यहां पर आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसे करके, लेकिन जितनी भी फीचर्स की डिमांड होती है तो इसको वो किंग्ड बनाता चला जाता है। ये इस तरीके से ये किंग कहलाती है। तो नोट कर लीजिए बस शॉर्ट में एक रैपिड रिवीजन के हिसाब से कि किंग कर्व कौन सा होता है, स्लांट कर्व कौन सा होता है। ये दो कर्व बहुत पूछे गए थे, मैं आपको इसके क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन में भेज दूंगा आपको, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बात आती है डिमांड की। एक बार क्वेश्चन आया था आपके कि डिमांड को लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को आइडेंटिफाई करिए। तो डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड मीन्स द एबिलिटी, डिमांड मीन्स द एबिलिटी and willingness to buy a specific quantity of commodity at the prevailing price in a given period of time। जब एक निश्चित समय में हम एक निश्चित prevailing price में उस क्वांटिटी को परचेज करने की या क्वांटिटी को बाय करने की सोचते हैं तो वो चीज हमारी डिमांड कहलाती है। जैसे सपोज करिए कि जाड़ों में हम जाड़ों वाली सब्जियों की डिमांड करते हैं और गर्मियों में हम गर्मियों वाली सब्जी की को याद करते हैं। तो जाड़ों में हम जो जाड़ों वाली सब्जी को याद करते हैं वो डिमांड होती है। जैसे गाजर है, गाजर अभी आपको नहीं मिलेगी नॉर्मल मार्केट में, ठीक है। सब्जी की अगर हम कमोडिटी की बात करें तो गाजर हमें जाड़ों में मिलेगी और गर्मियों की सब्जी में जो मिलेगी भिंडी मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर, एबिलिटी, विलिंगनेस टू बाय अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, और उसमें क्वांटिटी की बात करी गई है, उस कमोडिटी की बात करी गई है, उस एक निश्चित प्राइस की भी बात करी गई है, एक निश्चित पीरियड की भी बात करी गई है। तो जब इन सबको मिला देते हैं तो ये चीज कहलाती है हमारी डिमांड। तो यहां क्या डेफिनेशन निकली है कि देयरफॉर डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंप्लाइज द डिजायर टू एक्वायर इट, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। डिमांड से तय करता है कि हम हमारी डिजायर क्या है, डिमांड से तय करता है हमारा विलिंगनेस और डिमांड से तय करता है हमारी एबिलिटी टू पे। इसको बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि ये लिस्ट में आपसे मिलाया जाएगा और ये जो मोटे मोटे पॉइंट है ये आपको याद करने कि डिमांड कहां से होती है, पे से, डिमांड कहां से होती है, डिजायर से, डिमांड कहां से होती है, एबिलिटी से, डिमांड कहां से होती है, विलिंगनेस से। जैसे सपोज करिए मर्सिडीज गाड़ी की डिमांड है, लेकिन मर्सिडीज गाड़ी की डिमांड उन लोगों के पास है जिनके पास विलिंगनेस भी है, जिनकी एबिलिटी भी है, जिनकी पेइंग कैपेसिटी भी है और जो उसको एक्वायर भी कर सकते हैं, तब वो डिजायर कर रहे हैं, तब तो वो डिमांड है। अदरवाइज पता चला एक विश हो जाएगी। डिमांड और विश में यही अंतर है कि डिमांड में पे भी होना चाहिए, एबिलिटी भी होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होना चाहिए, एक्वायरनेस भी होना चाहिए और डिजायर भी होना चाहिए। विश में क्या होता है, विश में हमारी डिजायर हो सकती है लेकिन मैं एक्वायर कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं डिपेंड करता है। विलिंगनेस होगी कि नहीं होगी, होती है, लेकिन एबिलिटी और पे डिपेंड करेगा यहां पर। अब अगली क्वेश्चन इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये पूछा गया था लिस्ट में, लॉ ऑफ डिमांड पूछा गया था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी में कल टर्मिनोलॉजी क्लियर कर चुका हूं कि कमोडिटी का मतलब है एक जैसी चीज, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड इन अ गिवन टाइम पीरियड, जब एक कमोडिटी की क्वांटिटी एक निश्चित समय में, ठीक है, पूछी जाती है, मांगी जाती है और उसकी जो इंक्रीजेज एज प्राइस फॉल्स क्राइटेरिया परव्यूज, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, थिंग्स। तो जब हम जैसे प्राइस के उससे कोरिलेट करा गया डिमांड की क्वांटिटी को, तो वो जो चीज कहलाती है लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। जैसे मैं इसमें दो अभी चीजें बताऊंगा आपको, एक ग्रेफियंस गुड्स बताऊंगा और एक दूसरा बेवल्स थ्योरी बताऊंगा। ग्रेफियंस और बेवल्स ने यही चीज को लॉ ऑफ डिमांड को समझाया था कि क्या होता है कि जब हम प्राइस गिरता है किसी चीज का तो क्वांटिटी की डिमांड और क्वालिटी, आपको कमोडिटी की डिमांड बढ़ती भी है। कई बार प्राइस गिरने से क्वांटिटी और कमोडिटी की डिमांड घटती भी है, ठीक है। तो ये जो चीज आया ये मौसम के हिसाब से जब बदलता रहता है, मौसम का मतलब पीरियड, ठीक है, मौसम का मतलब टाइम कांस्टेंट, तो ये चीज कहलाती है लॉ ऑफ डिमांड।
इसके बाद अगली बात करेंगे हम फटाफट फटाफट, इससे पहले जूम मीटिंग खत्म हो जाए, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि हर एक डिमांड जो होती है ऐसे नहीं होती, एक शेड्यूल की तरीके से होती है। अ टेबल शोइंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू एबल टू बाय एट द प्रिवेलिंग प्राइस। यानी कि हम सस्ती चीज ज्यादा डिमांड शेड्यूल में आएगी या महंगी चीज ज्यादा डिमांड शेड्यूल में आएगी, ये उस हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे सपोज करिए, मैंने यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है कि यहां पर द डिमांड शेड्यूल ऑफ कोका कोला, कोक का प्राइस क्या है, जब 50 रुपए था तो डिमांड 1 की थी, जब इसका 10 रुपए था तो डिमांड 20 की थी। यानी कि क्या कहने का मतलब हुआ कि प्राइस के हिसाब से डिमांड का लॉ चेंज होता रहता है। कि कहीं ना कहीं कि अब इससे एक चीज और पता चली, जैसे मैंने अभी कहा कि डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड का मतलब है, मैंने आपको बताया कि डिमांड का मतलब डिजायर, डिमांड का मतलब एक्वायर करना, डिमांड का मतलब विलिंगनेस, डिमांड का मतलब एबिलिटी टू पे। ठीक है, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज भी कंस्टेंट बन जाता है इनके लिए प्राइस, ये कांस्टेंट बन गया प्राइस। अब क्या है कि कोका कोला पीना सबके लिए पसंद है, लेकिन कोका कोला इतनी महंगी है कि आप सोचोगे मैं 50 रुपए में प्यास बुझाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं 10 रुपए का पानी लेके पी लूं। ठीक है, यानी कि क्या है, डिमांड शेड्यूल जो है आपका इस तरीके से बनता है कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के कोरिलेशन को लॉ ऑफ डिमांड में पूछा जाता है। नोट कर लीजिए, ये मेन मेन चीजें बता रहा हूं जो पूछी गई है, और वरना ये बहुत लंबा टॉपिक है, 2 दिन में डिमांड शेड्यूल ही समझाया जाएगा। इसके बाद अगली बात करते हैं हम यहाँ पर कि इसका कर्व कैसा है, डिमांड कर्व पूछा गया है बच्चों। डिमांड कर्व का यहाँ सीधे सीधे देख लीजिए, ये है डिमांड कर्व, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम। डिमांड कर्व क्या होता है, यहां पर क्या पूछा गया इसको पढ़िए। फॉर एन एग्जांपल, द प्राइस ऑफ अ 200 मिलीलीटर कोक इज ₹10। दिस कर्व टेल्स दैट द कंज्यूमर दैट स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 50 वुड परचेज 20 यूनिट्स। जब 10 रुपए कीमत थी तो इसको ज्यादा खरीदा गया, ठीक है, और जब कीमत उसकी बढ़ गई तो उसको कम खरीदा गया। तो कर्व उसी हिसाब से ये स्लोप, इसको कहते हैं स्लोपिंग, स्लोपिंग शो कर रहा है। स्लोपिंग का मतलब क्या है, ये इसको यहां ऐसे करेंगे, इसको लाइन सीधी नहीं खिंच पा रही है, ऐसे करके देखिएगा, फिर ये 2 यहां पर ऐसे आई, फिर ये यहां पर ऐसे आई, ये इस तरीके से ऐसे आई। अब आप देखेंगे कि यहां पर आपको चीजें समझ आने शुरू हो गई होंगी कि जिस तरीके से आप देखिए कि प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है। ये पॉइंट्स हैं इसके, ये पॉइंट्स इसको शो करते हैं यहां पर हमेशा, ये वाई एक्सिस है और ये इसकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये पॉइंट शो कर रहे हैं आपका, यहां पर करीबन 50 की बात हो रही है, और यहां पर जो बात हो रही है ये 2 की बात हो रही है। ठीक है, कि जब 50 रुपए थी इसकी तो 2 डिमांड आई, जब कीमत इसकी गिरती चली गई यहां पर आप देखो डिमांड बढ़ती चली जा रही है यहाँ पर। तो डिमांड कर्व हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ, जो प्राइस के हिसाब से नीचे की तरफ बढ़ता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद शिफ्ट्स इन डिमांड, जो डिमांड की शिफ्टिंग होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिमांड की शिफ्टिंग हमेशा इसको याद रखिएगा, ये मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि द न्यू डिमांड कर्व D1 D2 D0 कैन बी सीन इन द ग्राफ बिलो। ये क्या कह रहा है, देयरफॉर वी अंडरस्टैंड दैट द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व मे हैपन ड्यू टू द चेंजेस इन द वेरिएबल अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा भी कई वेरिएबल होते हैं जो डिमांड कर्व को, इस स्लोप को तय करते हैं। ठीक है, ये स्लोप को क्या तय कर रहा है कि सपोज करो यहां पर डी था, डी से यहां पर डी था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, अब ये यहां पर जो चीज कहलाई ये कहलाया इसका श्रिंकेज, दिस इज कॉल्ड श्रिंकेज D0। और D1 का क्या कहलाया, एक्सपेंशन। नोट कर लीजिए इस चीज को कि ये श्रिंकेज कहलाया और ये एक्सपेंशन कहलाया। अब जो यहां पर हम बात कर रहे हैं डिमांड करते कि ये श्रिंकेज और एक्सपेंशन जो होता है, अभी हमने बात करी प्राइस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। यहां पर ये कहा गया है कि डिमांड कर्व का श्रिंकेज और डिमांड कर्व का एक्सपेंशन वेरिएबल अदर देन प्राइस भी होते हैं। वो अदर देन वेरिएबल क्या हो सकते हैं, आइए इसको देखते हैं। एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन, यही मैं जो श्रिंकेज और एक्सपेंशन बोल रहा हूं, ये एक्सट्रैक्शन और कंट्रैक्शन कहा जाता है। एक्सट्रैक्शन और कंट्रैक्शन को समझने के लिए आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि ये एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इसका इधर की तरफ को सुकड़ता चला जा रहा है, ठीक है, और इधर की तरफ को बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इधर की तरफ मैंने कहा सुकड़ता चला गया और इधर की तरफ बढ़ता चला गया, तो जो सुकड़ता चला गया तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन, और बढ़ता चला गया यानी कि एक्सटेंशन। अब इसको बहुत सिंपल सा क्विक रिवाइज करते हैं, क्योंकि एक एक चीज अपने आप में मैं समझता हूं पढ़ के आए होंगे आप। ये क्या डिपेंड करती है, डिमांड फंक्शंस पर।
डिमांड फंक्शंस पे डिपेंड करती है। फिर से मैं वापस आके दिखाऊंगा कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड ऑन प्राइस, बट अदर देन प्राइस व्हाट मे बी द फैक्टर, मे बी द फैक्टर लाइक डिमांड फंक्शंस। डिमांड फंक्शंस क्या हो सकती है? चेंज इन पॉपुलेशंस, चेंज इन पॉपुलेशंस, ठीक है, चेंज इन फैशन। चेंज इन पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि सपोज करो कि घर में प्राइस, जब घर में जब लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, तो प्राइस पर डिपेंड भी करेगी और प्राइस पर डिपेंड नहीं भी करेगी, ठीक है। यानी कि अगर घर में 2 लोग हैं तो कहीं ना कहीं प्राइस पर उतना डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन जब घर में 2 से अलावा 8 लोग हैं तो प्राइस पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिपेंड करेगी और पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करेगी। दूसरा फैशन पे डिपेंड करेगी कि मार्केट में फैशन का क्या मतलब है? चलन। चलन क्या है, उस चलन के हिसाब से चीजें। अब मुझे, मेरे बच्चे को शक्तिमान का कॉस्ट्यूम चाहिए, बच्चे को चाहिए, वो नीचे फैल गया है, तो शक्तिमान का कॉस्ट्यूम क्या है? तो वो फैशन में आया, तो फैशन के हिसाब से प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, टेस्ट के हिसाब से डिपेंड नहीं करेगी, एडवर्टाइजिंग के हिसाब से डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, मैंने यहां पे लिख दिया, ये फंक्शंस है इसकी, एफ फॉर फंक्शंस। क्वालिटी डिमांडेड एक्स, एक्स का मतलब है गुड्स, कौन से गुड्स की क्वालिटी डिमांडेड है, यहां पर आप कुछ भी एक्स हो सकता है। क्यूडी का मतलब है क्वालिटी डिमांडेड और एक्स का मतलब है डिमांडेड ऑफ गुड्स, ये गुड्स आपको जो भी चीज होती है वो एक्स कहलाएगी। अब ये डिपेंड किस पे करेगी? प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है, रिलेशन ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, लेवल ऑफ कंज्यूमर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे करेगी, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर के उतने में भी किस पर करता है। आप मॉल में जाते हो, लेकिन आपकी सैलरी 2 तरीके से, आपकी सैलरी 20,000 है, मॉल में आप वैसी चीज पिक करोगे। आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, तो जरूरी नहीं है कि मॉल में आप बहुत ज्यादा ब्रांडेड ही चूज करो, ठीक है। तो यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट अलग चीज है, प्रेफरेंस अलग चीज है। यहां पर मैं समझा दूं आपको, टेस्ट क्या है कि आपको क्या करना है, मीठा पसंद है, लेकिन प्रेफरेंस क्या हो सकता है? आपका प्रेफरेंस डिपेंड करता है प्राइस पर, ठीक। उसके बाद एक्सपेक्टेड इनकम, ठीक है, मैंने कहा कि आप 10 रुपए वाली चीज भी ले सकते हो, ठीक है, और आप 2,000 रुपए वाली चीज भी ले सकते हो। एक्सपेक्टेड प्राइस पर ले सकते हो, अरे यार बड़ा सस्ता चल रहा है, अरे छूट चल रही है, ठीक है, ये चीजें। और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का मतलब है कि वो डिमांड जो हम एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से जनरेट करते हैं और उसकी कॉस्ट उसको वसूलते हैं। कई बार इस तरीके के एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं, आपने घर में किंडर जॉय बच्चों को दिलाया होगा, गुड फॉर नथिंग, बेकार की चीज है, लेकिन किंडर जॉय की कीमत आपने देखी कि किंडर जॉय 30 रुपीज का है, 30 रुपीज से भी ज्यादा का है, और वो 30 रुपीज जो होती है उसकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है, ठीक है, वो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कॉस्ट को इन्वॉल्व करती है। तो इस फॉर्मूले का क्वेश्चन पूछा गया था, जो डिमांड सप्लाई में से सिर्फ मैंने वही चीज करा रहा हूं यहां पर फटाफट वाला जो एग्जाम में आ चुकी है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास कि हम पूरी इकोनॉमिक्स सही से आपको बाकी सब्जेक्ट की तरह समझा सके। तो एक बार इसको समझ लीजिए कि ये आपका जो डिमांड फंक्शन होता है, वो डिमांड फंक्शन पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, फैशन पे डिपेंड करता है, टेस्ट पे डिपेंड करता है, एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला पूछा गया था, मैंने यहाँ पे दे दिया है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्यूडी, क्यूडी का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांडेड किसकी? एक्स की, ठीक है। एफ का मतलब फंक्शंस, फंक्शंस कौन से होंगे? फंक्शंस उसके कई फंक्शंस हैं, ठीक है, पी एक्स पी आर, ये सारी चीजें यहाँ पे एब्रिविएशन में नोट कर लीजिए आप, ये इसका आपका डिमांड फंक्शन का फॉर्मूला है। अब आगे बात करते हैं हम जल्दी से। अब ग्रिफन गुड्स बहुत पूछा जाता है इससे, ग्रिफन गुड्स को मोटे मोटे तौर पे पढ़ लीजिए आप। ये क्वेश्चन अभी हमने कुछ दिनों पहले सॉल्व करा था, संडे के दिन सॉल्व करा था। ग्रिफन गुड्स का मतलब होता है कि ये क्या था कि ऑब्जर्व दैट पीपल यूज टू स्पेंड मोर ऑफ देयर इनकम ऑन इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स दो तरीके के ग्रिफन्स कहते हैं, एक इंफीरियर और एक सुपीरियर गुड्स, लाइक पोटैटो, एंड लेस ऑन द इनकम ऑन मीट, ठीक है, लेस ऑन द इनकम ऑफ मीट। कई किताबें इसको ऑल्टरनेट भी कहती हैं, ऑल्टरनेट प्रोडक्ट कहती हैं, या आपको कह देती है कि सीजनल हो गया, या आपको स्विचिंग प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए कि ग्रिफन ने जो असली फॉर्मूला था, असली जो लैंग्वेज थी, वो यहां से दी थी कि स्पेंड ऑन मोर देयर इनकम ऑन द इंफीरियर गुड्स लाइक पोटैटोज एंड लेस ऑन देयर इनकम ऑन मीट। ये सेम क्वेश्चन अभी हमने पिछले संडे को सॉल्व किया हुआ है, सेम क्वेश्चन। इसके बाद ये ग्रिफन्स कहते हैं दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि ग्रिफन्स का गुड्स का रूल्स किसके क्रिटिसिज्म है। दिस इज द अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है? लॉ ऑफ डिमांड कहती थी टेस्ट पे, प्रेफरेंसेस पे, फैशन पे, यहाँ ये कह रहे हैं इंफीरियरिटी पे और सुपीरियरिटी पे, ठीक है। और जो लॉ ऑफ डिमांड को क्रिटिसाइज किया, इसको नाम दे दिया इन्होंने ग्रिफिन्स पैराडॉक्स, इसको नाम दे दिया ग्रिफिन्स पैराडॉक्स। ग्रिफिन्स गुड्स रूल्स और ग्रिफिन पैराडॉक्स रूल्स अलग अलग है,
गलती मत करिएगा। ग्रिफिन गुड्स रूल्स अलग है, ग्रिफिन पैराडॉक्स रूल्स अलग है। पैराडॉक्स का मतलब था कि जो उन्होंने अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड दिया था। इसके बाद ये भी था वेवलिन इफेक्ट था, जो मैं अभी नाम ले रहा था कि दो इफेक्ट ये बहुत पूछे गए आपके इस यूनिट से। वेवलिन इफेक्ट का मतलब है दिस एक्सेप्ट इन टू द लॉ ऑफ डिमांड इज एसोसिएटेड विद द डॉक्ट्राइन पॉपुलेशन। लॉ ऑफ डिमांड को के ऊपर था, हायर द प्राइस ऑफ द डायमंड द हायर द इट प्रेस्टीज, कीमत से उसकी वैल्यू बढ़ती है। ये कहता है वेवलिन इफेक्ट, कीमत से वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। और कीमत घट गई तो वैल्यू भी घट जाएगी, कीमत घट गई तो वैल्यू भी घट जाएगी। इसी के साथ मैं अपना ये रिवीजन वाला सेशन खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। प्लीज जुड़े रहिएगा, मुझे फॉलो करते रहिएगा, इस लेक्चर को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।